नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षण की विधियां एवं कौशल टॉपिक पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम शिक्षण की विधियां एवं कौशल टॉपिक के कंटेंट को कवर कर चुके हैं और इस टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से जान लिया है। अब हम इस पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि इस टॉपिक पर बेस्ड जो भी 50 से 60 प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, इस टॉपिक पर बेस्ड जो भी कंटेंट हमने कवर किए हैं उस पर आधारित 50 से 60 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और हम जानेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके के प्रश्न एग्जाम्स में बन सकते हैं और बने हैं और आगे आने वाले एग्जामों में भी बनेंगे। और यहीं से आपको कोई ना कोई 2 से 3 प्रश्न आपको इस टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमने प्रैक्टिस सेट 1 कवर कर लिया था, जिसमें मैंने आपको लगभग 12 प्रश्नों को सॉल्व कराया था। और आज की क्लास में हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और इस टॉपिक पर बेस्ड जो आगे के प्रश्न हैं उनको सॉल्व कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जानते हैं कि इस सीरीज का 13th क्वेश्चन और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और इस टेस्ट सीरीज का 13th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 13th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की दृष्टांत विधि में किस प्रकार से ज्ञान प्रदान किया जाता है। यानी कि जो आप दृष्टांत विधि को पढ़ चुके हैं उस विधि के अंतर्गत आप जो ज्ञान प्रदान करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। एक होता है देखकर, दूसरा होता है सुनकर, तीसरा होता है देख और सुनकर और चौथा होता है इनमें से कोई नहीं। तो यदि आपने दृष्टांत विधि को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इजीली इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स की दृष्टांत विधि में हम कोई भी चीज, दृष्टांत का अर्थ ही होता है कि आप किसी भी वस्तु को दिखाकर पढ़ाते हैं। मान लीजिए कि आप एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, उनकी कुछ खूबियों को बताना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम के चित्र को प्रस्तुत करेंगे या फिर उनके चित्र को आप बोर्ड पर, यानी कि जो श्यामपट है, ब्लैक बोर्ड है, उस पर चित्रित करेंगे या फिर उनका कहीं पर आपको फोटो दिख जाए तो उनको लेकर आएंगे और उन फोटो को बच्चों के सामने रखेंगे और फिर उनकी जो क्वालिटीज है, जो भी उन्होंने अचीवमेंट अपने जीवन में प्राप्त की है, उन सभी विशेषताओं के बारे में बताएंगे। तो उससे बच्चों को जो कॉन्सेप्ट होगा उसका वो अच्छा हो पाएगा, उसे कंठस्थ करना नहीं पड़ेगा, वो सारी चीजें उनके माइंड में सेट हो जाएंगे और जब भी बात एपीजे अब्दुल कलाम की आएगी तो उनके माइंड में वही पिक्चर आना स्टार्ट हो जाएगा जो आप अपने कक्षा के दौरान अपने बच्चों के साथ किया था। तो इसीलिए कोई भी चीज हम जो दृष्टांत विधि के अंतर्गत करते हैं वो सिर्फ देख कर करते हैं। इसीलिए ना तो सुनकर होगा, ना ही देखकर और सुनकर होगा और ना ही इनमें से कोई नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा देखकर। सीधा सीधा सिंपल अर्थ ही होता है, दृष्टांत का मतलब होता है देखना, यानी कि उस विधि में हम क्या करते हैं, सिर्फ देखकर सीखते हैं। तो जहां पर देखकर हम शिक्षण करते हैं या सीखते हैं उसको दृष्टांत विधि कहा जाता है। आई होप आपने भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन सही लगा लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्य तथा श्रव्य दृष्टांतों में स्पष्टीकरण के लिए किन किन वस्तुओं को शामिल किया जाता है। देखिए दृश्य यानी यहाँ पर सिर्फ दृश्य की नहीं की गई, दृश्य तथा श्रव्य, यानी कि दृश्य मतलब देखना और श्रव्य मतलब सुनना। तो ऐसे दृष्टांत है जो दृश्य दृष्टांत भी है और श्रव्य दृष्टांत भी है। इनके स्पष्टीकरण के लिए आप किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, यानी कि ऐसे कौन से दृष्टांत होते हैं जिनको आप देखते भी हैं और सुनते भी हैं और इनके लिए आप यदि स्पष्टीकरण करना चाहते हैं तो कौन कौन सी वस्तुएं शामिल करते हैं। ऑप्शन ए कहता है चित्र, ऑप्शन बी कहता है मानचित्र, ऑप्शन सी कहता है चित्रपट और ऑप्शन डी कहता है ये सभी। तो देखिए मान लीजिए कि स्टूडेंट्स आप कोई भी चीज देख रहे हैं, तो जैसे कोई आप डायग्राम देखते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने बताया कि एपीजे अब्दुल कलाम, तो एपीजे अब्दुल कलाम के जो पिक्चर है उसको आप देखेंगे, ठीक। तो चित्र को आप देख रहे हैं यानी कि दृश्य कर रहे हैं और जो उनके बारे में टीचर जो उनकी विशेषताएं आपको बताएंगे उनको आप क्या कर रहे हैं, श्रव्य कर रहे हैं यानी सुन रहे हैं। तो ऐसी चीजें जिसको आप देखते भी हैं और सुनते भी हैं तो वो दृश्य और श्रव्य दृष्टांतों के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे चीजों के स्पष्टीकरण के लिए आप चित्र का सहारा लेते हैं, आप मानचित्र का सहारा लेते हैं, आप चित्रपट का सहारा लेते हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी, क्योंकि इसके चारों ऑप्शन ही यानी तीनों ऑप्शन जो भी हैं इसके वो सभी के सभी पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं उनका रिलेशन चित्र से ही है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके ये सभी। आई होप आपने भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन लगा लिए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में कहा गया है कि जब बालक कुछ कुछ अनुमान की स्थिति में होता है तथा वस्तु व ज्ञान
ज्ञान भी समझने लगता है तब वह किस विधि का सहारा लिया जाता है। यानी कि जब बालक कुछ कुछ अनुमान की स्थिति में होता है, यानी कि जब बच्चा थोड़ा थोड़ा अपना आइडिया लगाना स्टार्ट कर देता है और वो वस्तु और ज्ञान के बारे में समझने भी लगता है, तब वो किस विधि का सहारा लिया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट कहता है व्याख्या विधि, ऑप्शन सेकंड कहते हैं कथन विधि, ऑप्शन थर्ड कहते हैं दृष्टांत विधि और ऑप्शन फोर्थ कहते हैं आपसे शिक्षण विधि। तो देखिए, जब बालक कुछ अनुमान की स्थिति में होता है और वस्तु व ज्ञान भी समझने लगता है, यानी कि जब आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हैं और आप किसी आइडिया पर आधारित होते हैं, यानी कि आपके माइंड में कोई आइडिया चल रहा होता है और उस कॉन्सेप्ट को आप समझने भी लगते हैं, तो उसके दौरान आप कौन सी विधि का सहारा लिया जाता है। तो व्याख्या विधि या फिर कथन विधि या फिर दृष्टांत विधि या फिर शिक्षण विधि। तो देखिए, व्याख्या विधि, कथन विधि और दृष्टांत विधि ये तीनों के तीनों शिक्षण विधि के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पर बात बताई गई है कि जब बालक कुछ अनुमान की स्थिति में होता है और वस्तु व ज्ञान को वो समझने लगता है, तब किस विधि का सहारा लिया जाता है। तो यदि आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया होगा और सारी विधियों को आपने डिटेल में पढ़ा होगा, तो आप इस क्वेश्चंस का इजीली राइट ऑप्शंस बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका जो पॉइंट है ये मैंने आपको बताया था कथन विधि के अंतर्गत, क्योंकि कथन विधि के अंतर्गत क्या होता है स्टूडेंट्स कि आप थोड़ा थोड़ा अनुमान की स्थिति में होते हैं, बिल्कुल कंफर्म नहीं होते, इसलिए आप कॉन्फिडेंट भी नहीं होते हैं और वस्तु और ज्ञान को आप समझने तो लगते हैं, लेकिन उस चीज़ को जब एक टीचर अच्छे तरीके से स्टोरी टेलिंग मेथड के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से आपको बता देते हैं, तो उससे आपका जो अनुमान होता है वो बिल्कुल कंफर्म हो जाता है। आपके मन में जो भी डाउट्स होते हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं। और इसमें जिस विधि का हम यूज़ करते हैं उस विधि का नाम होता है कथन विधि। तो ना ही इसमें शिक्षण विधि होगा, ना ही दृष्टांत विधि होगा और ना ही व्याख्या विधि। इसके अंतर्गत हम जिस विधि का उपयोग करते हैं उसको हम कहते हैं कथन विधि। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कथन विधि। आई होप आपने भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन लगा लिए होंगे और यदि आपने मेरे कंटेंट वाले वीडियोस को देखा होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है स्टूडेंट्स की किस विधि में छात्र अधिकांशतः एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में होते हैं। देखिए, ये भी पॉइंट मैंने आपको बता रखा है कि छात्र अधिकांशतः एक निष्क्रिय श्रोता। निष्क्रिय श्रोता का मतलब होता है कि जहां पर बच्चा कोई एक्टिव मूवमेंट नहीं करता, वो इस निष्क्रिय भाव से, यानी कि कोई भी क्रिया नहीं करता, वो चुपचाप सिर्फ सुनता रहता है, तो वो कौन सी विधि के अंतर्गत होता है। तो ऑप्शन में कहा गया वस्तु विधि, दूसरा कहा गया शिक्षण विधि, तीसरा है कथन विधि और चौथा है दृष्टांत विधि। तो मैंने आपको इसको बताया था कथन विधि के अंतर्गत, क्योंकि जब कथन विधि में जब टीचर स्टोरी टेलिंग मेथड का यूज करता है, यानी कि जब स्टोरी कहानी को बताते हैं तो जो भी कहानी को बताता है वही अकेला सक्रिय अवस्था में होता है और उसके समक्ष जो भी लोग होते हैं वो सब निष्क्रिय रूप से सिर्फ उसको सुनते रहते हैं। तो ये सारी गतिविधियां होती है आपकी कथन विधि में, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कथन विधि। और वस्तु विधि नहीं हो सकता क्योंकि वस्तु विधि में निष्क्रिय श्रोता नहीं होते। शिक्षण विधि तो नहीं हो सकता क्योंकि वस्तु विधि भी पार्ट है और दृष्टांत विधि भी नहीं हो सकता क्योंकि कथन विधि के अंतर्गत ही आप सिर्फ निष्क्रिय श्रोता के रूप में सिर्फ सुनते हैं जो भी आपके सामने बताते हैं, चाहे वो आपके अध्यापक हो या फिर आपके क्लासमेट्स हो, कोई भी हो, जिसे भी आप सुनते हैं या किसी भी नेता को आप सुनते हैं तो सिर्फ आप निष्क्रिय श्रोता के रूप में ही सुनते हैं। तो इसीलिए कथन विधि के अंतर्गत ये गतिविधियां होती है और यदि आपने कथन विधि को बहुत अच्छे से देखा है, आप जानते हैं, तो आप इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन को लगा सकते हैं। और यदि आपने नहीं देखा तो आप पहले कथन विधि को देखिए, अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और फिर प्रश्नों को कीजिए, तो आपको सारे प्रश्न बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 17th क्वेश्चन आपसे कहता है कि कथन विधि के सहचारी के रूप में किस विधि को रखा जाता है। देखिए, सहचारी का मतलब होता है कि बिल्कुल इसी ही रूप में, यानी कि कथन विधि के ही रूप में कौन सी विधि को रखा जाता है, यानी कि इसका सहचारी, यानी कि इसका जो है पार्टनर जिसे हम कह सकते हैं। तो कथन विधि का जो दूसरा स्वरूप है, अगर हम आपसे सीधा सीधा ये कह दें कि कथन विधि का दूसरा स्वरूप कौन सा है, यानी कि इसका दूसरा रूप कौन सा है, तो वो बिल्कुल बेस्ट हो जाएगा कि कथन विधि के सहचारी के रूप में किस विधि को रखा जाता है या कथन विधि का जो दूसरा स्वरूप है वो किस विधि को कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है कथन विधि, ऑप्शन सेकेंड है व्याख्या विधि, ऑप्शन थर्ड है आगमन विधि और ऑप्शन फोर्थ है निगमन विधि। तो आपको पता है कि आगमन विधि में हम पहले उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और फिर नियम की तरफ जाते हैं, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। निगमन विधि में हम सबसे पहले नियम बताते हैं फिर उदाहरण की तरफ जाते हैं और उसको सिद्ध करते हैं, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। और कथन विधि
कथन विधि का सहचारी रूप नहीं हो सकता, तो बचा हुआ है व्याख्या विधि। और आप जानते हैं कि व्याख्या विधि और कथन विधि, देखिए व्याख्या का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन करना, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना, डिटेल करना, उसके बारे में जो भी बिंदुएं हैं महत्वपूर्ण उनको क्लियर करना, स्पष्ट करना, ठीक। और कथन विधि में क्या होता है कि आप किसी भी कहानी के माध्यम से किसी बात को आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं या अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं, तो इसके लिए हम किसका सहारा लेते हैं? कथन का सहारा लेते हैं। तो कथन विधि में भी आप बोलते हैं और व्याख्या विधि में भी आप बोलते हैं। तो कथन विधि और व्याख्या विधि जो है वो एक दूसरे के प्रतिरूप हैं, यानी कि एक दूसरे के स्वरूप मानकर चलिए, या इनको सहचर्य रूप मान लीजिए या प्रतिरूप मान लीजिए। कथन विधि व्याख्या विधि के साथ साथ मिले हुए होते हैं। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि कथन विधि के सहचारी के रूप में हम किस विधि को मानते हैं, तो वो मानते हैं व्याख्या विधि को। या आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कथन विधि का दूसरा स्वरूप क्या है, तो आप वो भी बताएंगे व्याख्या विधि को ही कहते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट्स, व्याख्या विधि का उपयोग किस प्रकार की कक्षाओं में लाभदायक है? देखिए व्याख्या विधि, जब मैंने आपको व्याख्या विधि के बारे में बताया था तब मैंने इस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर चर्चा की थी कि व्याख्या विधि में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जहां से आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इसको भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया था कि व्याख्या विधि का उपयोग किस प्रकार की कक्षाओं में लाभदायक है। तो ऑप्शन फर्स्ट कहता है निम्न कक्षाओं में, ऑप्शन सेकंड कहता है उच्च कक्षाओं में, ऑप्शन थर्ड कहता है ए व बी दोनों में, और ऑप्शन फोर्थ कहता है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, व्याख्या विधि का मतलब भी होता है आप एक्सप्लेन करते हैं, किसी चीज के बारे में डिटेल में बताते हैं। तो देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं निम्न कक्षा में, उनकी समझ इतनी डेवलप नहीं हो पाती कि वो आपकी बातों को समझकर उस तथ्य तक पहुंच जाए। तो इसलिए इसका यूज निम्न कक्षाओं में कभी भी नहीं होता है, इसीलिए निम्न कक्षा ऑप्शन में नहीं हो सकता। और जब निम्न कक्षा ऑप्शन में नहीं होगा तो ए सी वाले ऑप्शन में भी है ए और बी दोनों, इसीलिए सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता और इनमें से कोई नहीं भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। और इसके बारे में मैंने आपको व्याख्या विधि के अंतर्गत डिटेल किया है कि व्याख्या विधि का यूज हम कौन सी कक्षाओं के लिए ज्यादातर करते हैं। तो ये हमेशा उच्च कक्षाओं में इसका सहारा लिया जाता है, क्योंकि उच्च कक्षाओं में बच्चे जो होते हैं वो समझदार होते हैं, तो उनको सिर्फ उनके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करना होता है, अच्छे से डिटेल करना होता है। तो इसीलिए व्याख्या विधि का उपयोग हम उच्च कक्षाओं में करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा उच्च कक्षाएं। आई होप आपने भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन इजीली लगा लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो 19 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स कि हर्बर्ट ने कथन विधि में कितने प्रकार के सोपानों का उपयोग बताया है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है 2, ऑप्शन सेकंड कहता है 3, ऑप्शन थर्ड कहता है 4 और ऑप्शन फोर्थ कहता है 5। तो यदि आपने कथन विधि को अच्छे से पढ़ा है तभी आप इन प्रश्नों के राइट ऑप्शंस बता सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि जब मैं आपको कथन विधि को डिटेल कर रहा था तो उस दौरान मैंने आपको बताया था कि हर्बर्ट स्पेंसर ने कथन विधि में 5 सोपानों का प्रयोग किया है, जिसमें एक होता है आपके प्रस्तावना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा होता है तुलना या सिद्धांत स्थापना और चौथा है आवृत्ति और पांचवा है प्रयोग। तो इन 5 सोपानों का उपयोग उन्होंने कथन विधि के अंतर्गत किया था। इसीलिए यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है कि हर्बर्ट ने कथन विधि में कितने प्रकार के सोपानों का उपयोग बताया है। तो यदि आपसे पूछा जाए और आपने यदि इसको पढ़ा है तो आप इजीली बता सकते हैं कि उन्होंने 5 सोपानों पर बात की है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो मैंने टॉपिक में पढ़ा है उसी पर बेस्ड आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इस टॉपिक पर बेस्ड इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी पूछा जा सकता है कि कथन विधि में 5 सोपानों के उपयोग पर बात किस मनोवैज्ञानिक ने की है। और ऑप्शन आपके सामने होंगे थॉर्नडाइक, आई.पी. पावलोव, हर्बर्ट स्पेंसर और जॉन डीवी। तो यदि आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप ऐसे प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। एग्जामिनर आपके लिए कोई भी प्रश्न बना सकता है, लेकिन बनाएगा वो ऐसे ही टॉपिक्स पर बेस्ड ही, कहीं अलग से वो लेकर नहीं आएगा। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ें उसको डिटेल में पढ़ें और इस तरीके से पढ़ें, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को इस तरीके से कलेक्ट करके पढ़ें ताकि जब आप उसको रिवाइज करें तब आपको दिक्कत ना हो। और जो महत्वपूर्ण बातें जहाँ से आपके एग्जाम्स में प्रश्न उठ सकते हैं उन बिंदुओं को आप बहुत अच्छे से रिवाइज करें ताकि आप सभी प्रश्नों के आंसर सही ढंग से दे पाएं। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और यदि आपने इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शंस लगा लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात, इसका मतलब आपने क्लासेस को अच्छे से अटेंड किए होंगे। और यदि आपको थोड़े बहुत भी डाउट्स आते हैं तो आप इन क्लासेस को
पहले डिटेल कीजिए, उनको देखिए, उनको सुनिए और उसके बाद आप प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, तो आपको अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा कि इस टॉपिक को हमें कैसे पढ़ना होता है और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स कहता है कि प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण तथा सिद्धांत स्थापना किस विधि के सोपान है। देखिए, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण और सिद्धांत स्थापना मैंने अभी आपको बताए हैं। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, सिद्धांत स्थापना, आवृत्ति और प्रयोग, ये 5 सोपानों पर बात जिन्होंने की है वो की है हर्बर्ट स्पेंसर ने, और इन्होंने ये सब बातें कथन विधि के अंतर्गत की हैं। तो आपसे पूछा गया है कि प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण तथा सिद्धांत स्थापना किस विधि के सोपान है, यानी कि इन्होंने 3 सोपान उठाए हैं, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण और सिद्धांत स्थापना, और ये पूछ लिया कि ये किस विधि के सोपान है। तो ऑप्शन फर्स्ट है प्रोजेक्ट विधि, ऑप्शन सेकंड है व्याख्या विधि, ऑप्शन थर्ड है कथन विधि और ऑप्शन फोर्थ है प्रश्नोत्तर विधि। तो देखिए, यदि आपने इस विधि को बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसके पॉइंटों को जाना है, तो आप इजीली समझ सकते हैं कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, एग्जामिनर किस तरीके से बना के पूछ सकते हैं। तो आई होप आपने भी इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शंस लगा लिए होंगे कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा कथन विधि, क्योंकि कथन विधि में हर्बर्ट स्पेंसर ने 5 सोपानों पर जो बात की है उसमें से 3 सोपान ये है और 1 सोपान आपका बचता है आवृत्ति और दूसरा बचता है प्रयोग, यानी कि ये पांचों जब मिल जाएंगे तो ये बात करेंगे कथन विधि के अंतर्गत। तो प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण और सिद्धांत स्थापना किस विधि के सोपान है, तो ये कथन विधि के सोपान है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कथन विधि। आई होप आपने भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शंस इजीली लगा लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि प्रश्नोत्तर को एक विधि के रूप में सर्वाधिक महत्व किसने प्रदान किया। देखिए, प्रश्न उत्तर को एक विधि के रूप में सर्वाधिक महत्व किसने प्रदान किया। ऑप्शन फर्स्ट कहता है सुकरात ने, ऑप्शन सेकंड कहता है रूसो ने, ऑप्शन थर्ड कहता है ड्यूबी ने और ऑप्शन फोर्थ कहता है मॉन्टेसरी ने। तो यदि आपने प्रश्नोत्तर विधि को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप इजीली इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन लगा चुके होंगे, क्योंकि आपने उसके अंतर्गत पढ़ा था कि जो प्रश्नोत्तर विधि है उसको देने वाले या प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक या जनक आपके सुकरात साहब है, तो उन्होंने ही इसको सर्वाधिक महत्व दिया होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा सुकरात विधि। और इस विधि का एक नाम भी है जिसको हम सुकराती विधि कहते हैं। तो किस विधि का नाम है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सुकराती विधि किसे कहते हैं। तो सीधा सीधा मैंने आपको बताया था कि प्रश्नोत्तर विधि से रिलेटेड किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि प्रश्नोत्तर विधि के जनक पूछ लेंगे आपसे, प्रतिपादक पूछ लेंगे, लेकिन यहां पर आपसे पूछा गया कि प्रश्नोत्तर विधि को एक विधि के रूप में सबसे ज्यादा महत्व किसने प्रदान किया। तो जाहिर सी बात है जो प्रतिपादक है उन्होंने इसको महत्व दिया होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका सुकरात था। और मैंने दूसरे पॉइंट पर आपसे बात की थी, मैंने बताया था कि प्रश्नोत्तर विधि को सुकराती विधि भी कहते हैं। तो इसीलिए सीधा सीधा आपसे पूछा गया कि सुकराती विधि किसे कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहते हैं कथन विधि को, ऑप्शन सेकंड कहते हैं व्याख्या विधि को, ऑप्शन थर्ड कहते हैं दृष्टांत और ऑप्शन फोर्थ कहते हैं प्रश्नोत्तर विधि को। तो यदि आपने देखा होगा तो आपके लिए तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा कि सुकराती विधि हम कहते हैं प्रश्नोत्तर विधि को, क्योंकि इसको देने वाले आपके सुकरात साहब थे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। आई होप आपने भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन इजीली लगा लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है स्टूडेंट्स की प्रश्नोत्तर विधि में प्रश्नों का संबंध किससे होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 है, प्रश्नोत्तर विधि में प्रश्नों का संबंध किससे होता है। देखिए जो आप प्रश्नोत्तर विधि को पढ़ते हैं उसमें जो प्रश्नों का संबंध होता है, यानी कि प्रश्नों का जो रिलेशन होता है, क्वेश्चनों का जो रिलेशन होता है वो किससे होता है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है सुनने वाले से, या प्रश्न पूछने वालों से, या ए और बी दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप एक अध्यापक है और जब आपने ये विधि पढ़ी होगी तो आप एज अ टीचर आपने इस मेथड को पढ़ा होगा, क्योंकि इसका यूज़ आपके लिए होता है जब आप कक्ष में जाते हैं और किसी टॉपिक को पढ़ाते हैं, तो उस दौरान आपको इन विधियों के बारे में जानकारी आपके पास होनी चाहिए, स्वाभाविक है। तो जब आप टीचिंग करते हैं और आप किसी टॉपिक के बारे में बताते हैं और आप बच्चों से प्रश्न करते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि बच्चे प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत जो आप प्रश्नों का जो संबंध होता है वो सुनने वाले से यानी बच्चे से होता है, या प्रश्न पूछने वाले से टीचर से होता है, या फिर ए और बी दोनों से होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि जब आप प्रश्न पूछते हैं बच्चों से तो वो सुनने वाले बच्चे होते हैं, और जो प्रश्न पूछता है यानी कि जो आप पूछते हैं तो आप एक अध्यापक होते हैं। तो आप इसीलिए पूछते हैं क्योंकि आप उनकी प्रॉब्लम्स को जानना चाहते हैं, आप ये चेक करना चाहते हैं कि इनको ये टॉपिक कितना पता है। यदि आपको लगता है कि हाँ इनको पता है तो आप फिर उसे आगे से कंटिन्यू करते हैं, और यदि आपको लगता है कि नहीं इस टॉपिक पर वीक है तो आप उन्हें फिर
स्टार्टिंग से ही शुरू करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सुनने वालों का भी संबंध होगा और प्रश्न पूछने वालों का संबंध होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी ए और बी दोनों। इसलिए ना तो ऑप्शन ए होगा, ना ही सिर्फ बी होगा और ना ही डी होगा। क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन सी। आई होप आपने भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन इजीली लगा लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और इस सीरीज का 24वां क्वेश्चन है, शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसे प्रदान किया जाता है। देखिए, जो आप शिक्षण करते हैं यानी कि जो टीचिंग करते हैं उसमें सबसे अधिक महत्व आप किसे प्रदान करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहते हैं प्रश्नकर्ता को, ऑप्शन सेकंड कहते हैं सक्रियता को, ऑप्शन थर्ड कहते हैं प्रोजेक्ट विधि को और ऑप्शन फोर्थ कहते हैं शोध विधि को। तो देखिए, जो प्रश्नकर्ता होता है यानी कि जो प्रश्न पूछता है, जैसे अध्यापक प्रश्न पूछते हैं, तो क्या आप अध्यापक को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं टीचिंग के दौरान, या फिर आप सक्रियता यानी कि जो एक्टिव होता है उस टीचिंग के दौरान, चाहे वो टीचर हो या बच्चे हो या सभी बच्चे हों, सभी जो भी एक्टिव होगा उस शिक्षण के दौरान उनको आप सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, या फिर आप प्रोजेक्ट विधि को महत्व देते हैं यानी कि जब प्रोजेक्ट मेथड के माध्यम से जब आप कोई चीज़ करते हैं तब उसको सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, या फिर शोध विधि यानी शोध विधि का मतलब होता है खोज विधि, तो क्या आप खोज विधि को महत्व देते हैं। तो देखिए, आप शिक्षण के दौरान सर्वाधिक महत्व जिसको देते हैं, जब खोज विधि करते हैं, खोज विधि करने के दौरान बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। जब प्रोजेक्ट विधि करते हैं तब भी बच्चे एक्टिव होते हैं, और जो प्रश्नकर्ता होता है वो भी एक्टिव होता है, तभी तो वो प्रश्न पूछ सकता है। तो ये जो तीनों ऑप्शन है ये संकुचित अर्थ रखते हैं, और इन तीनों में जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स है वो है एक्टिवनेस, सक्रियता। और सक्रियता यानी कि जब आप एज अ टीचर पढ़ाते हैं तब आपको तो एक्टिव होना ही होता है, क्योंकि जब आप एक्टिव नहीं होंगे तो क्लास कैसे एक्टिव हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आपके कक्षा के जितने भी बच्चे होंगे वो भी एक्टिव मोमेंट में होने चाहिए, तभी उनको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा सक्रियता को, यानी शिक्षण में सर्वाधिक महत्व आप जिसको देंगे वो देंगे सक्रियता को। जितना ज्यादा आप सक्रिय होंगे उतना ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा और आपके लिए जो भी चीजें हैं, नॉलेज है, वो ज्यादा से ज्यादा आप गेन कर पाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा सक्रियता को। आई होप आपने भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन लगा लिए होंगे। आशा करता हूं कि यहाँ तक जो भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, जो भी आपके सामने लेकर आया हूं, ये सारे प्रश्न आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे, क्योंकि ये टॉपिक पर बेस्ड प्रश्न है और इसी तरीके से आपको कुछ टफ, कुछ सिंपल, अगर आप क्वेश्चंस टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आपके लिए सिंपल हो जाते हैं, और यदि आप थोड़े से रिवाइज कम करते हैं तो आप क्वेश्चन में फंस जाते हैं, ऑप्शन में फंस जाते हैं, तो आपको लगता है क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल है या ज़्यादा टफ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप कॉन्सेप्ट को, कंटेंट को बहुत अच्छे से समझेंगे, इसको बार बार रिवाइज करेंगे, तो ऐसे ही प्रश्न आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आपको ऐसे प्रश्नों को देखने से मज़ा आएगा। क्योंकि जब आपसे प्रश्न सॉल्व होते हैं तो आपको मज़ा आता है, आपको इंटरेस्ट आता है। तो इसी वे में यदि आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम टफ नहीं होता, कोई भी एग्ज़ाम टिपिकल नहीं होता। आप किसी भी एग्ज़ाम में पहली बार बैठे तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं इस सीरीज़ को आपके सामने लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि यहाँ तक सारे पॉइंट्स, सारे प्रश्न आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए लाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।